Good morning, students. Today we shall study about the religion and the decline of the Roman Empire and its declination or its fall of the Roman Empire. Students, first of all, we should be the concentrate on the Roman Empire and its religion. First, we know that in the Greek or the Romans followed the many kind of the cults. Many kinds of the cults were followed in the Greek and Roman Empire. And now, moreover, many of in this empire, right from the beginning, followed a policy. The Roman Empire, we know that this empire was the empire of the where empires of the diversities. We already know that it, different three continents were under the control of this Roman Empire. So naturally, but natural, it was just settled by the people of the different dominations, people of the different cults, people of the different paths, peoples of the different sects or the cults were now inhabiting in the different parts of the vast Roman Empire. So the Roman Empire, to adjust this, now the follow the policy of the tolerance means all the religious cults were given the freedom to worship and follow their own way of the beliefs. सबको सभी जितने भी रिलीजन्स थे सबको उसमें इक्वल इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी दी गई वर्शिप्स करने के लिए और इसलिए रोमन स्टेट्स से इन्वॉल्व द न्यूमरस डिटी रोमन स्टेट्स में जो डिटीज की पूजा होती थी तो उसमें ये पॉलिथिस्ट थे many kind of the gods and monotheist किसको कहते हैं कि those who believe in one god polytheist है those who believe in the more than one जैसे हम लोग क्या है we are the polytheist हम लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं किसी एक देवी देवता की पूजा करते नहीं है तो हम we are the polytheist so the Roman state involved the worship of numerous deities goddess gods and goddess and moreover people in almost every part of the empire particular west people of the different parts of the empire अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ईस्ट में वेस्ट में नॉर्थ में और साउथ में तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फोकस टुवर्ड्स द वेस्ट नाउ जो था इसका पार्ट है वो इटली फ्रांस फ्रांस स्पेन स्पेन और स्पेन और पुर्तगाल एक ही दे वर द इंटीग्रेटेड टुगेदर तो ये जो इलाका था और टेरिटोरीज थी दिस वाज द वेस्टर्न टेरिटोरी तो पर्टिकुलरली इसके वेस्टर्न टेरिटोरीज में नंबर ऑफ नेटिव्स डिटीज वेयर वर्शिप्ड इन फ्रांस इटली ब्रिटेन एंड द स्पेन जैसे इन गॉड एंड गॉडेस में उनका जो चीफ गॉड्स एंड गॉडेजेस था एक थे वो मार्स और अपोलो मार्स एंड अपोलो बोथ वेयर द अंडर द न्यूमरस नेम्स इन दोनों का बहुत से नेम्स के अंदर इनकी वर्शिप की जाती थी इसके बाद after that we see that Etagartist, Cybele or the Serapis were the chief cults of the eastern part of the empire. जो ईस्टर्न इनका पार्ट था जिसको हम लोग सीरिया और टर्की इधर का जो पार्ट था इनका जो इराक का कुछ पार्ट आ जाएगा उसमें तो इस पार्ट में जो गॉड गॉडेजेस थे उनकी पूजा होती थी उसमें जो कल्ट का मैं नाम ले रहा हूँ तो इनमें ये जो इम्पोर्टेंट जो कल्ट्स थे उन कल्ट में आप एटा एटागार्टिस्ट साइबेले एंड द सेरापीस वेयर द मेन कल्ट ऑफ द ईस्टर्न और मेन और जो मिथ्रास 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 से जो कल्ट है मिथ्रास कल्ट हैड बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द रोमन inhabiting
इन द रोमन टेरिटोरी ऑफ वेस्टर्न एशिया। वेस्ट एशिया के इन्हीं के आसपास जो मिथ्रास कल्ट है वो बहुत फेमस था। और रोमन जो ईस्टर्न ईस्टर्न इसके पार्ट में दोज प्लेसेस टेरिटोरीज विच वेर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, तो वहाँ पे मिथ्रास बहुत कल्ट बहुत ज़्यादा फेमस था। और मिथ्रास को जो माना जाता था कि ही वॉज सपोज टू बी द गॉड ऑफ लाइट एंड द सन। मिथ्रास वॉज सपोज टू बी द गॉड ऑफ लाइट एंड सन। इनको गॉड ऑफ लाइट एंड सन माना जाता था मिथ्रास को। और मोर ओवर गॉड ऑफ लाइट एंड सन। सेकेंड अगर हम फर्दर देखें तो देन द रोमन इनहेबिटेड द मिथ्रास। Thousands of the temples and the shrines or sanctuary were related to the various deities throughout the empire। और पूरे एम्पायर्स को अगर रोमन एम्पायर को तो थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स नेचुरल है, इतने बड़े वास्ट एम्पायर में थाउजेंड्स ऑफ द टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। इसके बाद now shrines sanctuary were constructed and moreover जुडाइज्म एक अदर जो जीव से इस रिलीजन्स को फॉलो करते थे जुडाइज्म। जुडाइज्म वाज द अनदर वेस्ट एशिया में विद अनदर इम्पोर्टेंट कल्ट होते थे एंड वेरी पॉपुलर थे। और दे बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ द इसके जो जुडाइज्म के जो फॉलोअर्स वो वन एग्जिस्टेंस ऑफ वन ट्रू गॉड में बिलीव करते थे। उनके गॉड का नाम था याहवे। याहवे याहवे उनके गॉड का नाम था। और दिस गॉड वाज द वेरी फेमस amongst the Jews। और ये रिलीजन वेस्ट एशिया विद द सब्सटेंशियल नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द जीव्स एक्सेप्टेड दिस डोमिनेशन। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे जीव्स थे जो रोमन एम्पायर्स के डोमिनेशंस को वे एक्सेप्ट करते थे। बट देयर वेयर रेगुलर टेंशन और डिस्कॉर्ड बिटवीन द, लेकिन फिर भी जीव्स में और रोमन्स में हमेशा एक कांस्टेंट टेंशन बना रहता था। फॉर द दिस इज द वन। नेक्स्ट further it was this release tension Jews refused to recognize the Roman gods or the participate in the official Roman worship। और Jews just उन्होंने जो रोमन गॉड गॉडेस थे उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। और यहाँ तक कि वो उनके जो गैदरिंग्स होती थी, जो ऑफिशियल गैदरिंग्स होता था, रिलीजियस गैदरिंग्स, उसमें जाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये जो फैक्टर्स था जो जीव्स और रोमन्स के बीच में ये रिलीजियस कंटेंशन हमें हमेशा ऑलवेज इट वाज द एग्जिस्टिंग, हमेशा बना रहता था और दोनों के बीच में टेंशन का यही कारण था। और मोर ओवर देखा जाए तो जुडाइज्म आल्सो ये नॉट ए मोनोलिथ, ये मोनोलिथ्स नहीं थे, यानी कि किसी एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करने वाले नहीं थे, नॉट मोनोलिथिस। एंड देयर वेर द ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ज्यूज कम्युनिटीज ऑफ लेट एंटिक्विटी। लेकिन ज्यूज के अमंग इस कम्युनिटी के अंदर अगर देखा जाए तो इनके विद इन बहुत से मेनी ऑफ द डाइवर्सिटीज था, इसमें भी बहुत विभिन्नता थी, डाइवर्सिटीज था ज्यूज के लोगों में भी। अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि वो मोनोलिथ्स या एक जगह एक इंटीग्रल एक ही गॉड को पूजा कर रहे हैं और मोनोथिज्म जिसको हम कह सकते हैं उसको मान रहे हैं, नहीं, इनमें भी डिफरेंट डोमिनेशंस था, डिफरेंट इनके ब्रांचेस में अलग अलग बिलीफ्स थे और उसमें फैक्शंस होता था। और इधर देखा जाए व्हाट अबाउट द क्रिश्चियनिटी, आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम क्रिश्चियनिटी कुड नॉट बी द एडॉप्टेड बाय द रोमन्स। बहुत समय तक रोमन्स से जो किंग्स थे और रोमन्स एम्पायर्स में क्रिश्चियनिटी कुड नॉट मेक द इट्स रिमार्केबल मार्क्स। एंड क्रिश्चियंस फर्स्ट द क्रिश्चियंस वेयर परसिक्यूटेड लार्जली। और यही रीजन था कि बिगिनिंग में क्रिश्चियंस वेयर परसिक्यूटेड लार्जली फॉर ए पॉलिटिकल रीजन बाय द इंपीरियल गवर्नमेंट। और जो रोम की जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी उनके थ्रू पॉलिटिकल रीजन से
लार्ज स्केल क्रिश्चियंस की हत्या की जा रही थी, उनका प्रोसिक्यूशन किया जा रहा था, और पॉपुलरली ऑफ द क्रिश्चियनिटी अमॉन्ग कॉमन पीपल ऑफ द रोमन एम्पायर स्टार्टेड ग्रोइंग। लेकिन इसके बावजूद भी जो पॉपुलरिटी है ये क्रिश्चियनिटी का, दैट स्टार्टेड बिगेन स्प्रेडिंग, ये धीरे धीरे मास में बढ़ने लगा। काफ़ी बिलीवर्स इसके, उनके जो मेंबर्स थे बिलीवर्स के, बढ़ते चले गए। तो ये काफ़ी पॉपुलर होने लगा, और मास स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग द क्रिश्चियनिटी इन ह्यूज नंबर। और इसी वजह से कॉन्स्टेंटाइन द रोमन एम्पेयर एम्ब्रेस द क्रिश्चियनिटी इन 312 में। कॉन्स्टेंटाइन ने, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर सिटी में बाइजेंटाइन एम्पायर का जो शहर बनाया बनाया था, जो सेकंड उनका कैपिटल है, उसको इसने एस्टेब्लिश किया था। इसने क्या किया कि ही एडॉप्टेड और इम्ब्रेस्ड द क्रिश्चियनिटी, इसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। एंड इसके बाद थियोडोसियस थियोडोसियस ने क्या किया कि इसको क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया। उसने उसने क्रिश्चियनिटी को क्या किया कि स्टेट रिलीजन्स के फॉर्म में ही डिक्लेयर्ड लेटर ऑन। एंड और now we see that the Christians of the empire 4th और 5th century was not a rapid or a smooth process। फिर भी 4th और 5th century में रैपिड, लेकिन इट वाज ग्रेजुअल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्रिश्चियनिटी का जो स्प्रेड होना था, ये अचानक ऑल ऑफ सडन रैपिडली नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी हैड टू स्टिल स्ट्रगल struggle to now expand its hold and expand its beliefs and expand its आइडियोलॉजी। अभी भी इसको बहुत संघर्ष करना था। लेकिन इस प्रोसेस में क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड में जिन्होंने रोल प्ले किया, उसमें बिशप्स थे। बिशप वेस्ट ए रनिंग बैटल अगेंस्ट द पॉलिथिस सिस्टम। बिशप लोगों ने, जो क्रिश्चियन के जो ऑफिशियल्स होते थे, हाई हाई उसके ऑफिशियल्स होते थे, उन लोगों ने एक रनिंग बैटल स्टार्ट कर दिया पॉलिथिज्म के अगेंस्ट में। क्योंकि अभी भी इट वाज नॉट इजी टू रिप्लेस द किसी भी बिलीफ्स को जो जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चल रहा है, उसको आप इतना जल्दी क्विक मोशंस में उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लोगों के मन में जो विश्वास बैठा है उसको जल्दी हटाया नहीं जा सकता। इसलिए इसमें एक है कि पॉलिथिज्म्स के अगेंस्ट में बिशप से एक प्रोसेस में इन्होंने स्टार्ट किया। बिलीफ्स प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द वेस्टर्न प्रोविंस। बस पॉलिथिज्म डिड नॉट डिसअपियर ओवरनाइट, लेकिन पॉलिथिज्म गया वहाँ से धीरे धीरे, और क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करने लगी। अंडरस्टैंड किया, लेकिन बहुत ग्रेजुअल। इट वाज नॉट प्रोसेस ऑफ द ये इन अ डे, process of the day. It took a very long time, and the until shown by the masses contributed significantly spread of the Christian। और इसमें मास जो लोग थे उनका उत्साह बहुत ज़्यादा था, उनकी इंथुजिज्म बहुत ज़्यादा था। बिकॉज ऑफ दैट दिस Christianity now spread Roman Empire political cultural unity, various areas being united बाई ए नेटवर्क ऑफ द रोड्स। इसके बाद पूरे रोमन एम्पायर को एक रोड नेटवर्क से सबको जोड़ा गया, उसको ये ब्रिंग टुगेदर एंड द वाइटल रोल इन द स्पीड ऑफ। इसी वजह से कृषि का और विकास हुआ। मेरे कहने का मतलब कि रोड और ट्रांसपोर्टेशन का जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट किया गया, तो वैसे एज दिस रिलीजन्स को के स्प्रेड को स्पीड अप किया गया। अंडरस्टैंड। और हम अगर देखें कि अब धीरे धीरे, लेकिन देखा जाए फर्दर, ये वास्ट जो रोमन एम्पायर था, अंडरस्टैंड, तो इट्स मस्ट हैव ए फॉल। कोई भी चीज़ देखो, हिस्ट्री के इतिहास का ये हिस्ट्री की एक फिनोमेना है कि राइज एंड फॉल। हर एम्पायर में कोई कॉन्स्टेंसी नहीं रह सकती। जिसका राइज हुआ है वो फॉल होगा ही, जिसका फॉल हुआ है वो फिर। तो दिस इज द फेनोमेना ऑफ दैट। तो 5th सेंचुरी एडी तक जो ईस्टर्न एम्पायर था, पावरफुल एम्पायर केम टू बी नोन बाइजेंटाइन एम्पायर। मैंने पहले भी कहा कि कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को वहाँ पे बनाया, और कॉन्स्टेंटिनोपल क्या हुआ, ये सेकेंड सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ।
अंडरस्टैंड, ये रोमन एम्पायर का सेकंड, और ये पूरे इलाके को बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं। इसीलिए बाइजेंटाइन इलाका है, और कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम पर उसको एनातोलिया जो टर्की है उसको कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया गया, कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर, और ये एक सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना। और ये जो है पावर शिफ्टिंग अब यहाँ होने लगा, पावर फ्रॉम रोम, रोम भी कैपिटल था इधर वेस्टर्न एम्पायर्स का, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। तो ये पावर धीरे धीरे पावर शिफ्टिंग होने लगा, और ईस्ट जो है, ईस्टर्न जो उसकी कैपिटल थी वो ज़्यादा मजबूत होने लगी। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो बाइजेंटाइन स्टेट रिच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द जस्टिनियन रूल रेन। जस्टिनियन जो राजा था उसके टाइम में बाइजेंटाइन एक अपने क्लाइमेक्स पॉइंट्स को टच करने लगा। एंड हाउएवर वेस्टर्न रोमन एम्पायर कुड मेंटेन द इंटेग्रिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इधर देखा जाए वेस्टर्न एम्पायर जो इंटेग्रिटी थी, जो एकता थी, उसको मेंटेन नहीं कर पाई। वो जो ब्रेकिंग है वो मतलब बिकरिंग कंडीशन में हुआ, टूटने लगा, कई अटैक्स होने लगी, और ये वेस्टर्न रोमन सीट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट डिफेंड the eastern western part of the Roman this vast empires. And by the end of 4th century, beginning 5th century, Germanic tribes increased the movement in Roman territory. जो Germanic tribes थे ये रोमन टेरिटोरी की तरफ ये कैप्चर करना शुरू कर दिए, एंड अटैक और अटैकिंग द रोमन एरिया। 406 में सेवरल जर्मनिक ट्राइब्स, कई जर्मनिक ट्राइब्स जो थे, छोटे छोटे ग्रुप, उनकी कम्युनिटी का अलग अलग नाम था, जिनमें थे वैंडल्स थे, सर्ब्स थे, और इसके बाद एलाम थे, क्रॉस द राइन रिवर। जो राइन रिवर है फ्रांस और जर्मनी को डिवाइड करती है, उस राइन रिवर्स को ये क्रॉस करते हैं वैंडल्स और सर्व से, ये जो ट्राइब से डिफरेंट, एंड दे नाउ कैप्चर ऑक्युपाई द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ रोम। रोम की जो वेस्टर्न प्रोविंस थे उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब देखिए कि और इसमें रोमन जो वेस्टर्न सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, इट कुड नॉट कंट्रोल दिस, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और फर्दर देयर आफ्टर ट्राइब्स, अदर ट्राइब्स जैसे विसिगोथ और ऑस्ट्रोगोथ, विसिगोथ एंड द एंड द बर्गंडीज, बर्गंडियंस स्टार्टेड देयर इन्वेजन, और ये अदर ट्राइब्स भी स्टार्ट करने, उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट किया। एंड बाय द 410 तक जाते जाते विसिगोथ्स अटैक द रोम, ये रोम पर भी आ गए अटैक करने, जो कि सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, पावर सेंटर था, वो भी उनसे सेफ नहीं था। एंड नाउ दे कम एंड डिस्ट्रॉयड द होल सिटी, और इन लोगों ने पूरी सिटी को रूट आउट कर दिया विसिगोथ्स। और इन द मिड 5th सेंचुरी में द हुनाज अटैक हुआ, ये भी इसने और कमजोर किया। हुन नाउ वाइगसली दे अटैक, दे इन्वेडेड द एम्पायर अंडर देयर रूल ग्रेट अटीला। अटीला एक बहुत ही टेरिबल हॉरिबल एक इन्वेडर्स था हुनों का, बहुत बड़ा। जैसे चंगेज खां पे पढ़ेंगे मंगोलियन में, लेकिन अब वो है नहीं, आपको कोर्स से निकाला गया है इस पर। तो लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो अटीला, अटीला एक हुनों का एक बहुत ही ये आप कहेंगे कि फ्यूरस इन्वेडर्स था, और हुनों का अटैक बहुत ही एक लार्ज स्केल में, कई लैक्स में ये अटैक करते हैं एक साथ। तो इन्होंने अटैक किया, और बहुत ही खूंखार होते हैं, फ्यूरस होते हैं ये, और इन्होंने अटैक करना शुरू किया, और इन्वेडेड द इटली पर अटैक किया इन्होंने। गॉल, गॉल जो फ्रांस को गॉल कहते हैं, फ्रांस पर अटैक किया। और विसिगोथ्स एंड अदर जर्मनिक ट्राइब्स आल्सो एलाइड द रोम। लेकिन यहाँ पर एक मार्क करने की बात है कि विसिगोथ और विसिगोथ और जर्मनिक ट्राइब्स, इन लोगों ने मिलकर रोमन एम्पायर के साथ अलायंस किया हुनों के अगेंस्ट में। ये नहीं चाहते थे कि हुन यहाँ पे अटैक करके डोमिनेंट हो गया, तब इन लोगों ने अलायंस फॉर्म किया। और 476 में लास्ट रोमन एम्पेयर रोमुलस ऑगस्टस वाज डिपोज्ड, और अल्टीमेटली नाउ वेंडल्स अगेन इन्वेडेड। देखा जाए कि हुन को तो इन्होंने हटा दिया, उसके बाद वेंडल्स ने 455 एडी में फिर अटैक किया रोम पर,
और उन्होंने रोम सिटी को प्लंडर किया। ये जर्मनिक ट्राइब्स थे, इन्होंने फिर से प्लंडर किया, रूट आउट कर दिया। आफ्टर दैट रोमुलस जो था वो लास्ट रूलर था वहां का, रोम का, और ही वॉज डिपोज्ड एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर कम टू एंड, उसको हटाया गया, डिपोज कर दिया गया। और देन आफ्टर द वेस्टर्न रोमन एम्पायर वॉज कंप्लीटली डिपोज्ड एंड रूटेड आउट। इसके बाद इस रोमन एम्पायर को बिल्कुल समाप्त हो गया। एंड देन आफ्टर कम टू एन एंड द जर्मनिक ट्राइब्स। अब देखो इसके बाद एक मेडिवल प्रोसेस शुरू होता है। जर्मनिक ट्राइब जो डिफरेंट ट्राइब्स अटैक किया था, इन लोगों ने एक अलग एक डिफरेंट स्टेट एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और इनमें द जर्मनिक ट्राइब्स all major provinces and carve out their own kingdom came to be known as the post roman state। इन्होंने जर्मन जो ट्राइब्स थे इन्होंने कई किंगडम्स बनाए अपना, इनको दो हजार कॉल्ड है द पोस्ट रोमन किंगडम्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस दैट ऑफ द विसिगोथ्स इन स्पेन। स्पेन में विसिगोथ्स लोगों ने वहां पे कैप्चर किया। डिस्ट्रॉयड द अरब्स ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दैट ऑफ द फ्रैंक्स जो थे, फ्रैंक्स एक ट्राइब है, वो गॉल में, गॉल जो फ्रांस का एरिया है उसको गॉल कहते थे, वहां पे फ्रैंक्स डोमिनेट हो गए। इसीलिए फ्रांस का नाम जो बना है, जो नेम, वो कहाँ से आया है, फ्रैंक्स ट्राइब से आया है, इसलिए उसको फ्रांस कहा जाता है। तो इन्होंने रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये जो गॉल का इलाका था जिसको फ्रांस को गॉल कहते थे, दिस वाज द न्यू स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड, फ्रांस, फ्रैंक्स के नाम पर फ्रांस वाज एस्टेब्लिश्ड, न्यू स्टेट वाज गिवन। और मोर ओवर that of the Lombardy in Italy during the period of the Lombards। Lombards भी एक ट्राइब्स थे, उन्होंने इटली पे डोमिनेट किया। लोम्बार्डी इटली का आप पढ़ेंगे कि परमा, मोडेना, टस्कनी, रोम, पिडमोंट सार्डिनिया, तो उसमें एक लोम्बार्डी और वेनिस भी दो पे प्रोविंस है। तो लोम्बार्डी जो है वहाँ पे लोम्बार्ड्स से ट्राइब्स थे, कम्युनिटी थी, वो डोमिनेट कर रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोम्बार्ड इटली में सेटल, और ये देखा जाए कि किंगडम फॉर शैडोड द बिगिनिंग ऑफ ए डिफरेंट वर्ल्ड और मेडिवल। और इसके बाद ये जो रोमन एम्पायर जो किंगडम्स था, बिगड़ एंड ब्रेक डाउन इन द डिफरेंट स्टेट्स एंड कम्युनिटीज। डिफरेंट कम्युनिटीज ने डिफरेंट किंगडम्स बनाए, और यही किंगडम्स क्या हुआ, मेडिवल यूरोप बना, मेडिवल यूरोप, जिसको आप फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। फर्दर अब इसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ अगर नजर हम डालें तो नाउ ये जस्टिनियन रीऑक्युपाइड द अफ्रीका। जस्टिनियन बाइजेंटाइन एम्पायर उसने बहुत इम्पावर्ड किया, और इसने अगेन जो अफ्रीका था, नॉर्थ अफ्रीका, उसको कैप्चर किया फ्रॉम द वैंडल्स से, वैंडल्स लोगों से उसको रिकैप्चर किया। और he tried to recapture the unified empire by the recovering Italy from the ओस्ट्रोगोस लोगों ने इटली पर कैप्चर किया था, उसको इसने रिकैप्चर की कोशिश की, फिर से उसको रिकैप्चर किया। जस्टिनियन जो बाइजेंटाइन एम्पायर में था वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो इसने कोशिश किया कि फिर से पूरा रोमन एम्पायर की जो वास्ट इसकी एंटिटी है उसको फिर से किया जाए अगेन। तो लेकिन the Byzantine consolidated the position of West Asia, but their eastward advance was checked by the Sasanian। लेकिन ईस्टवर्ड वो एडवांस करना चाहते थे, लेकिन ईरान का जो ससानियंस थे उन्होंने इनके एडवांसमेंट को वहाँ चेक कर दिया। और सिंस द ए वॉर बिटवीन द रोम एंड ईरान फ्लेयर्ड ऑफ अगेन बाय द अर्ली सेवेंथ सेंचुरी में, रोमन और इसमें ससानियत जो ईरानियंस थे, इसमें वॉर वेस्ट हुआ। द ससानियंस लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस इंक्लूडिंग इजिप्ट, और उन्होंने इजिप्ट तक पूरी कैप्चर कर लिया। रोम्स की जो ऑक्यूपेशन था उसको उन्होंने फोर्स बैक कर दिया। इसके बाद and now the Byzantine Empire was successful in recovering these provinces, लेकिन offense all the major eastern, लेकिन फिर से Byzantine Empire 620s में again they got recovered this area from the Sassanians, but could not succeed maintain the its existence for a long time। लेकिन इसके existence को ज़्यादा दिन तक maintain नहीं कर पाए, हालांकि recover कर लिया था उन्होंने,
लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाए। सासानिया से फिर से रिकैप्चर कर लिया था, लेकिन दे कुड नॉट। और फर्दर जस्ट आफ्टर a few years of this could stand face a major blow coming from the southeast. By the closing years of 7th century, Byzantine Empire had to be the loss the Arab large territories such as the Syria, Philistine और इजिप्ट। और लास्ट में बाइजेंटाइन एम्पायर लॉस्ट कर दिया सीरिया को, फिलिस्तीन को और इजिप्ट को। अंडरस्टैंड। और आप लास्ट में अगर आगे पढ़िएगा आप कि लास्ट में इस एम्पायर को, बाइजेंटाइन एम्पायर को डिस्ट्रॉयड कर दिया टर्क्स अटैक। तुर्कों ने, टर्क्स लोगों ने अटैक किया और इस एम्पायर्स को उन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया मुस्लिमों ने। और उसी वक्त से वहाँ से जो इंटेलेक्चुअल थे, जो कॉन्स्टेंटिनोपल में थे, जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल, उनका माइग्रेशन हुआ कहाँ? वो चले आए रोम की तरफ, इटली की तरफ आए, रोम। और इसी उनके माइग्रेशन को हम रेनेसां का बिगिनिंग मानते हैं, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड। और वहीं से साइंस है और रीजनिंग का डेवलपमेंट माना जाता है। रेनेसां रिवाइवल ऑफ द न्यू कल्चर, रिवाइवल ऑफ द न्यू नॉलेज स्टार्ट होता है। तो बात की आज इतना ही रहने दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।